हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम अपनी 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेट्स चैप्टर की, ठीक है, तो सेट सुनते ही आप हैं सेट है ना ना ना, यानी कि सेट वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि किसी चीज का एक तरह से बंच बना देना। लाइक अगर मैंने आपसे बोला चेयर्स का सेट, तो इस क्लासरूम के अंदर जितनी चेयर्स हैं आप उसी को अकॉर्डिंग चलोगे। अगर मैंने बोला कि ट्यूबलाइट का सेट, तो उसके साथ एसी तो उतार के नहीं रख दोगे ना, बात समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, अभिषेक नाम है, अभिषेक सिंघल, अपने आप को तो कभी देखे मत उसमें, है ना। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो जैसे अगर कल सूर्यवंशी ने 100 मार दी, तो हो सकता है कईयों के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुका हो। कुछ नहीं कह सकते, पर क्या है, बेस्ट क्रिकेटर अभी तो नहीं डिसाइड कर सकते। तो सेट्स क्या कहता है, पहले सिंपल लाइन में समझते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। डन। यानी सेट ये कहता है, अगर मैं आपसे बोलूं जे जे जे, यानी जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम बताओ, जनवरी, जून, जुलाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं नेचुरल नंबर्स बताओ लेस देन 9, तो आप क्या बोलोगे आंसर? 1 3 4 5 6 7 8। बोलने में दिक्कत आ रही होगी ना सारे नंबर, तो फिर शॉर्टकट मारना 1 to 8। मैं तो पॉइंट भी बोल दूं, फिर पॉइंट क्या आता है नेक्स्ट अगले पे। अगर मैं आपसे बोलूं वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ए आई यू, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक सेंटेंस बोला तो आपने उसको डिफाइन किया। तो सेट्स यही काम करता है। सेट कहता है वेल डिफाइंड हो, अगर कोई एलिमेंट कोई नंबर्स अगर डिफाइन है तो वो सेट्स का पार्ट है। पर सेट्स को दिखाने के ना दो तरीके हैं, हाउ टू डिस्क्राइब, मतलब हाउ टू डिफाइन। तो हम हाउ टू डिफाइन यानी सेट्स को कितने तरीके से डिफाइन किया जाएगा, दो तरीके से। एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होती है रोस्टर फॉर्म। जब मैं आपसे पूछ रहा था, पहले समझते हैं, जब भी किसी सेट को दिखाया जाएगा एक ब्रेसिस में दिखाया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट, यू नो। तो ब्रेसेस ऐसे करके, जैसा आप आईएससी स्टूडेंट जो है 10th में पहले भी देख चुके होते हैं सिंबल, वही चीज है। पर अब जो है इस सेट चैप्टर के अंदर हम मल्टीपल सिंबल सीखेंगे, मल्टीपल सिंबल्स। तो ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला x सच दैट x इज अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आपके माइंड में तुरंत क्या आया? ए ई आई ओ यू। जब किसी एलिमेंट्स को विद इन कॉमास लगा के दिखाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर उसी को थियोरेटिकली बोला जाता है तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये बात ध्यान रखोगे, बोलो हाँ, यस और नो। थियोरेटिकली बोलने को सेट बिल्डर फॉर्म, और उसी को अगर रूप दिया जाए तो रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर। अब पॉइंट क्या आता है कि जरूरी है कि सर एक ही क्वेश्चन में एक ही सेट होगा? नहीं, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल सेट्स होंगे, तो सेट्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट कर देंगे। फिर से समझते हैं जरा। ए लिखा मैंने, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो आपके माइंड में तुरंत एकदम से एक पिक्चर बनी होगी, मैंने लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है आपके दिमाग में? 1 2 3 4 5 6। क्या ये सेट है? नहीं, सेट तब तक नहीं है जब तक मैं ब्रेसिस नहीं लगा रहा। तो ध्यान रखना सभी प्यारे प्यारे बच्चों, जो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं इसको ब्रेसेस बोलते हैं। बाय नेम क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। मैंने बोला ना, इस चैप्टर के अंदर ये सिंबल ही सीख रहे हैं जो मैथमेटिक्स को हमारे को इजी करेगा।
जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 नाम कभी हम देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसके बाद मैथमेटिक्स ही ट्रिग्नोमेट्री में घूमने लगेगी। बात समझ गए? बचपन में 2 3 5 7 नंबर देख लिए, सब्जी लेने में भी काम आने लगे वो नंबर, तो बाद में पता चली। क्लियर है मेरी बात? नहीं आ रहा समझ तुम्हें? तो यानी कि सेट्स को ब्रेसेस में दिखाएंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट दूसरा, जरूरी नहीं है, अब पता है इन क्वेश्चनों की खासियत क्या है, अगर सेंस समझ आया तो आप उसको रूप दे पाओगे, सेंस समझ नहीं आया तो रूप नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान समझना, एक्स सच दैट एक्स, क्लियर है यहां तक? तो अब मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यानी इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो जी। भाई ने बोला 2, ये सबको क्लियर है 2 क्यों है? क्योंकि प्राइम नंबर, पहली बात बताओ, चलो प्राइम नंबर किस किस को बोलते हैं बताओ? अच्छा तो फिर तो 1 भी हो गया। अच्छा 1 नहीं होता, तो याद रखना 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है? 1 दोनों में नहीं होता, प्राइम में नहीं काउंट होता। तो प्राइम की शुरुआत नेचुरल नंबर के पॉइंट से 2 से होती है, पर इसके बाद अगर मैं जितने प्राइम बोलूंगा तो खुद सोचो इवन नंबर का भी बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ इकलौता 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर है? बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट तीसरे पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनों की लैंग्वेज को समझ गए। एक्स सच दैट, ये जो मैं बार बार 2 बिंदी लगा रहा हूँ, इसी बिंदी को सच दैट में ऐसे डंडा भी खींच दिया जाता है। एक्स सच दैट पढ़ने का तरीका, एक्स सच दैट, एक्स इज टू बोलते हैं ना ऐसे, तो वो इज टू ना करके सच दैट का सिंबल, ये सच दैट कि एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, मैंने ऐसे लिख दिया। तो पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मैंने कहा ना सेंस नहीं बिगड़ रहा, उसका सेंस बिगड़ सकता है। अब आपको सेंस समझना है। मैंने बोला एक ऐसा नंबर बताओ जो 24 को डिवाइड कर दे, बताओ चलो क्या? 1 2 24, सर तो आगे पीछे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बोलो 3, अब दोबारा नहीं लिख सकते। सेट कहता है भाई तो 50 बार बोल, दोबारा मत लिखियो, एक बार लिख ले, आगे पीछे लिख ले, फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेगा एक बार ही। क्योंकि नोटिस करते हैं इस वाले वर्ड को डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड हो। तो जैसे अगर मैंने बोला बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अब तो मेरा नाम बार बार लो अच्छा नहीं लगता ना, पर फिर भी बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में हो सकता है कि दिव्यम के यार मैं हूं, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, पता चली पहली बॉल पे आउट हो जाए चाहे, ठीक है? पर पॉइंट क्या है, ये डिफाइन नहीं कर सकते हम। ऐसे तो मैं बोलूं मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, फिर से वो मैं कर अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड ये भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो भी डिपेंड ऑन सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को पहले समझना पड़ेगा, वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उनकी नॉवेल्स के नाम बताओ, तो भैया मुंशी प्रेमचंद को इस दुनिया भर में सारे थोड़ी होंगे जो नॉवेल्स लिखते होंगे, 1 या 2, तो उनको ये नहीं बताओ कितनी नॉवेल्स लिखने हैं। क्लियर है? तो ये डिफाइन होगा जरूर। क्लियर है? अदरवाइज वो मुंशी प्रेमचंद ही बता पाएंगे, पर वो बता ही देंगे कि मैंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। जब मैंने बोला था, मैंने ऐसे बोला क्या इस धरती पे जितनी भी नदियां हैं सबके नाम बता दो, अरे सबके नाम कैसे बता दो, कहीं कोई भी पानी निकल के नदी बन जाती है, नहीं समझे? तो हर एक के नाम बताना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो क्या है, डिफाइन नहीं है कुछ चीजें। अब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट वर्ड, ये भी क्लियर करेंगे। पर इसको समझने से पहले एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जरा ध्यान समझना, क्या बोला मैंने? कार्डिनल नंबर। अच्छा एक वर्ड इसको भी क्लियर कर रहा था, कलेक्शन। कलेक्शन वर्ड क्या कहता है? भाई एक चीज बताओ, मैंने आपके सामने कुछ 10 बुक रखी और नंबरिंग में 1 2 3 बोल दिया, और 5 6 7 8 9 10 सारे बोल दिए। भाई सबसे पहले समीर आया, 3 बुक उठा दी 1 2 3, फिर इतने में बराबर में बैठे हुए अमन भैया बोलते सर प्लीज वापस रखो ना, मैं भी दूंगा। मैं चल तू दे दे, फिर उसे 3 2 1, मैंने वाह, मैंने कुछ नई बुक दी है उसने, अमन ने। समीर ने पहले कौन सा नंबर वाली बुक दी थी? 3, और जो अमन ने दी है 3 2 1 करके, स्टार्टिंग 3 ही कहलाएंगी ना। तो मैं क्या इसकी तारीफ करूं कि भाई साहब स्पेशल बुक दी है, जबकि मैंने उसे बुक मांगी, तो बुक मांग और इतने में पता चली कि बराबर में पलक कहती सर मैं दे दूं, मेरे हाथ भी दे दे, बुक दे दे, तेरा मन कर रहा है तो। जैसे इसने बुक दी 2 नंबर की, 1 नंबर की और 3 नंबर की, मैंने कहा वाह बेटा। तो सेट्स क्या कहता है, कलेक्शन कर लिया ना, आगे पीछे लिखने से फर्क
नहीं पड़ेगा। कलेक्ट करना मैटर कर रहा है, कलेक्ट करके आगे पीछे लिखना मैटर नहीं कर रहा। तो कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है किसी भी सेट के नंबर्स को मेंशन करना। नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो नंबर ऑफ ए, यहाँ पे अगर मान लो एक सेट दिया, ए नाम दिया मैंने इसको, तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए काउंट करके, यानी एक सेट को लिखना और उसके आगे एन लगा के लिखना, उसको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो कितने हो गए 5। नहीं आया समझ? तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। अब 8 देख के तो 8 नहीं बोल रहे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बोलो हाँ, यहां तक डन है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सेट्स किसे बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में मेंबर्स, बंदों के नाम, गधे घोड़े कुछ भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉल्ड सेट, ठीक है डन। सेट्स को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर और रोस्टर दोनों एक ही चीज है सेट्स के फॉर्मेशन में, पर फॉर्मेशन एक होती है थियोरेटिकली, एक होती है विद इन कॉमास। विद इन कॉमास को रोस्टर बोल दिया गया और जो थियोरेटिकली उसको सेट बिल्डर बोल दिया गया। सेट बिल्डर के और भी नाम है, टेबुलर फॉर्म है और इस तरीके से, ठीक है, पैराग्राफिकली फॉर्म जो होती है एक तरह से। अब पॉइंट आता है कि जब एक ही क्वेश्चन में हमारे को 3 या 3 से 2 या 2 से ज्यादा सेट दिखाने पड़ेंगे, तो हर एक को मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना, ऐसे अच्छा लगता है क्या? तो कुछ तो नाम देके चलना पड़ता है। तो वो कहता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ऐसे करके नाम देके ही चलेगा वो। अगर आपको उसे एक क्वेश्चन में 2 सेट देने हैं तो नाम दे देगा वो। पर एक वर्ड जो हमारी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। इस वर्ड को जरा ध्यान से समझते हैं, एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। सिंबल समझते हैं पहले, ये बिलोंग्स टू कहलाता है, ये नॉट बिलोंग्स टू। इनका मतलब है, ध्यान से समझना, यहां कोई एलिमेंट है, यहां का जो एलिमेंट है वो एज इट इज सेट के अंदर होना चाहिए, उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी वो उसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे। पर अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है, एज इट इज अंदर है, ब्रेसिस मतलब, यानी सेट वर्ड समझ पा रहे हो ना, एलिमेंट मतलब बिना ब्रेसिस का है, जैसा है वैसा ब्रेसिस के अंदर दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर है बोलो हाँ? नहीं आया समझ? एक काम करते हैं, एक सेट लिखा मैंने AEIOU, पहले इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या एक चीज बताओ, क्या स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है ए को? क्या बी एलिमेंट कैपिटल ए के अंदर है? तो आप ऐसे करके कट मार दोगे, बिलोंग नहीं कर रहा। ये एक तरह से आपने अपनी लैंग्वेज में बता दिया। क्लियर बोलो हाँ दोबारा से, क्या सी बिलोंग कर रहा है ए को? बोलो, ई लग रहा है ये तो पर है ना, ई बिलोंग कर रहा है ए को, ए बिलोंग कर रहा है ए को, एम बिलोंग कर रहा है ए को, है नहीं? क्लियर है बोलो हाँ? ऐसी अब एक बी सेट लिख लेता हूं। बी सेट में लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 1 4 6 7 9, डन। क्या 3 बिलोंग कर रहा है बी को? यस कौन है? डन। ध्यान से सीखो, जितने भी करोड़ों व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं प्लीज ध्यान से, ठीक है, आराम से आंसर दीजिए, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं है। डन? हाँ जी, यस और नो? ओके। 4, नहीं आया समझ? 6, 11, या नहीं है, या यस नहीं आया है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो वेट, एक वर्ड क्लियर हुआ, बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर हो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड को समझते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये 2 वर्ड आपको बचपन से पता है, बोलो ना। और इनफाइनाइट, अब ये टाइप्स में चलेंगे, अब धीरे धीरे समझते चलना। वर्ड्स को समझते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आया? वेरी गुड,
और इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, जिसे काउंट ना किया जा सके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी जिसको काउंट ना किया जा सके वो इनफाइनाइट हो गया। तो सर क्या सेट इनफाइनाइट वाले भी होते हैं? होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फाइनाइट की बात करूं तो मैंने बोला था एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24। जब मैंने ऐसे करा था तो आपने उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बोली थी वो लिमिटेड थी, अनलिमिटेड नहीं थी। वो लिमिटेड में भी काउंट करके 8 आया था, पर मैं फिर भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 6 6 8 12 12 और 24, ये सारे लिखवाए आपने। नंबर्स काउंट कर पा रहा था ना, 8 काउंट कर पाया, तो फाइनाइट है। पर इनफाइनाइट को समझते हैं। अगर मैंने एक बी एलिमेंट लिया, मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। पहले कभी कभी कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये तो सेट ही नहीं हुआ। वेट, क्या आप डिफाइन नहीं कर पा रहे? क्या आप इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे? लिमिटेड नहीं है वो बात अलग है, पर मैंने ऐसा तो नहीं बोला लिमिटेड नहीं होते, मैंने बोला डिफाइन होने चाहिए, कलेक्शन कर सकें। तो क्या आप इसका मतलब नहीं जानते मैंने जो लिखा है कि एक्स, मैंने कहा नेचुरल नंबर बताओ, क्या आप नहीं बता पाओगे नेचुरल नंबर? बोलो। तो ये सेट फॉर्मेट ही कह रहा है 1 2 3 4 आप बता पा रहे हो, पर अनलिमिटेड यानी जो लिमिटेड नहीं है उसमें डेड डैश लगा के लिख देंगे, और नंबर ऑफ बी हम नहीं बता सकते, इसीलिए वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। वर्ड क्लियर है? यानी सेट्स दोनों तरीके से होते हैं, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब, ये बात क्लियर है या नहीं है? समझ आ रहा है बेटा सबको? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ, डन। अरे करोड़ों व्यूअर्स हाँ बोल रहे हैं, दिख जाएंगे। डन, तो क्लियर, बोलो हाँ। अब नेक्स्ट, अब सभी ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ड क्लियर है? गुड। अब वेट, जैसे आप सबके सिर पे उगने वाले बाल, ये बाल जो हैं अभी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। तो सही है, पर दीदी को अगर मान ले टकला कर दिया जाए और उसके सारे बाल एक किसी मशीन में घुसेड़ दिए जाए, तो क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सोच के बोलना आंसर इस बात को, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन है, आप ही को आंसर देना है। दीदी को बिल्कुल टकला कर दिया जाए और जितने भी बाल हैं वो सारे बाल मान लो काउंटिंग मशीन में इमेजिन मत करो ऐसे, ठीक है? तो सारे के सारे बालों को अगर काउंट किया जाए तो जो हेयर्स हैं, नंबर ऑफ हेयर्स, क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो फाइनाइट बोलेंगे इनफाइनाइट बोलेंगे? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट है? आप खुद काउंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काउंटेबल नहीं है। वर्ड समझते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं। पर अगर मैं यहां पे बोलता हूं आकाश में दिखने वाले तारे, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? वो इनफाइनाइट है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो उसको काउंट कर पाए, और पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमेशा गैलेक्सी उतनी ही फैलती जा रही है, और रातों रात लाखों करोड़ों तारे और आ जाते हैं। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे तो मेरी बात। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। फाइनाइट इनफाइनाइट हल्के में नहीं ले सकते, आपको आराम से पहले क्वेश्चन का सेंस समझना है और उसके बाद उसको क्लियर करना है। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब वेट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बिलोंग्स टू वर्ड क्लियर है। अब नेक्स्ट, सिंगलटन सेट, क्या बोला ने? जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट हो, काउंटिंग में वन एलिमेंट। यानी अगर मैं सेट की बात करूं तो जैसे 0, अभी आपने एक देखा था इवन प्राइम नंबर, एक सेट था ये, ठीक है? अल्फा, थीटा, और यहां तक कि कोई ऐसे सिंबल ऑफ फाई, ये सिंगलटन सेट में है। पर वेट, एम्प्टी, नल सेट या वॉइड सेट जिसे बोलते हैं, ये एक लौता सेट ऐसा है जो खाली ब्रेसिस या फिर बिना बेसिस के, ये सिंबल, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। जैसे आपने बचपन में कुछ सिंबल्स याद करें, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा ये भी होता है और एक डेल्टा ये भी होता है, दोनों डेल्टा कहलाते हैं, ठीक है? डेल्टा,
ठीक है, एक्स वाई जेड, म्यू, ठीक है, थीटा, पर ये कहलाता है फाई। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? PHI, क्या बोलते हैं? फाई। ये सिंबल का नाम है। वेट, क्या ऐसे हो जाएगा तो ये सिंगलटन सेट नहीं है क्या? तो ऐसे अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये सिंगलटन सेट है। मैंने इसलिए ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है, क्लियर है? जीरो को भी मैंने लिखा है क्योंकि वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह है। पर अगर किसी क्वेश्चन में विदाउट ब्रेसेस आपको ये दिख रहा है, समझ गए? विदाउट ब्रेसेस, तो ये विदाउट ब्रेसेस एम्प्टी सिंबल को डिनोट करता है। किसको? एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। यानी ये सेट एकलौता सेट ऐसा है जो विदाउट ब्रेसेस होने के बाद सेट कहला रहा है। ब्रेसेस नहीं है इस पे, यहां ध्यान से देखो। तो ये सिंबल खुद एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं एम्प्टी सेट के। अब एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मान लो एक सेट है एक्स, अच्छा चलो एक नॉर्मल वे में समझते हैं पहले। एक ऐसा नंबर बताओ, तू बता और आप सभी भी सोचना, जितने भी नंबर हैं सारे पता है तुझे नेचुरल नंबर? कुछ तो पता ही है। ऐसा नंबर बताइयो जो 3 से तो छोटा हो, 7 से बड़ा हो। है ही नहीं, क्या होता है? हाँ, हो ही नहीं सकता। अब ऐसे अब जबरदस्ती लिखो क्या यहाँ पे? नहीं समझे? हो नहीं सकता, तभी तो खाली ब्रेसेस बनाएंगे। अब ऐसे ही दोबारा समझते हैं। मैंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और मैंने कहा जो भी नेचुरल नंबर आए उसका सेट बना देना। तो ठीक है, हर बार जरूरी थोड़ी है छोटे छोटे चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन देगा, वो थोड़े बहुत मेहनत करवाने वाले क्वेश्चन देगा। तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, चलो आर यू रेडी? तो मिडल टर्म में +3 +2, क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। x कॉमन निकाला x +3 +2 कॉमन निकाला x +3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? x +3 पूरे में से कॉमन निकाला x +2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x +3 0 के बराबर, एक बार x +2 0 के बराबर, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू, और ये दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मान लो इनमें से कोई नेचुरल नंबर आता तो ब्रेसिस में भरता भी। तो ए सेट का जब मैंने सेंस लगाया और क्वेश्चन को फिल करा तो मैंने क्या पाया बच्चों? बोलो ना। तो यहां पे मैं जो है खाली ब्रेसेस बनाऊंगा क्योंकि दोनों में से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट ही तो कहलाएगा। नहीं आया समझ? एम्प्टी सेट उस सेट को बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है, काउंटिंग में 0 है। और सिंगलटन सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मात्र 1 है। ये समझ गए? बोलो हाँ। वेट, मैं अभी फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आज जितनी बातें बताई हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 2 एक्सरसाइज हो चुकी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 एक्सरसाइज हो चुकी, ठीक है? करें रेडी? बाकी आईएससी वालों के अकॉर्डिंग पहली हो चुकी। ध्यान समझते हैं क्या कि सबसे पहले पॉइंट आता है सेट्स किसे बोलते हैं? सेट मतलब इज कॉल्ड सेट। सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्ट, वेल डिफाइंड बोलना है क्योंकि डिफाइंड भी होना जरूरी है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट को 2 तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दोनों ही हमारी फॉर्मेशन है। देन उसको सेट्स को दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 4 5। अगर किसी सेट को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी, पर जब एलिमेंट्स लिख रहे होते हैं तो स्मॉल लेटर से। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। वर्ड क्लियर है? फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट, दो वर्ड जुड़े। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, वर्ड बचपन से पता है। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। यहां तक डन है? बोलो हाँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अगर बात करी जाए सिंगलटन सेट की, तो सिंगलटन यानी जिसके में मात्र एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिसमें एक भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, सेंस क्लियर था। जरूरी है क्या एलिमेंट लिखेंगे? जैसे सेंस क्लियर है, 3 से छोटा 7 से नंबर बड़ा बताओ। अब वो क्या कहे, जबरदस्ती पैदा कर देगा कहीं से? सही बात है। तो क्योंकि नंबर नहीं बोल सकते वो, क्योंकि छोटा और बड़ा दोनों का सेंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसे एम्प्टी सेट में डाल दे रहेगा। यानी कभी कभी कुछ सेट ऐसे होंगे जिस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा, तो हम उसे एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर इसके बाद 2 वर्ड और डिफाइन करता हूं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इनमें कंफ्यूज मत होना। इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट।
इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट डिक्टो सेम, क्या बोला? ईच एंड एवरी एलिमेंट डिक्टो सेम, उसे बोलते हैं इक्वल सेट। यानी ए और बी के बराबर हो तो बाय डिफॉल्ट नंबर्स तो इक्वल होंगे ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे आराम से दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। ए बी सी डी पी क्यू ए बी सी, क्या ये इक्वल है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे वर्ड्स पे जाओ तो यहां पे दिख रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट। क्या ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम है? पर अगर मैंने पी को डी लिख दिया तुरंत, क्या अब ये सेम है? क्योंकि आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ना, ये सेम है। नहीं आया समझ? अगर मैंने एक जगह पे वॉल्फ लिखा, इसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, होता है कुछ? इसका मतलब होता है वॉल्फ का भेड़िया, फ्लो का मतलब दोनों भी है। अब मेरे वर्ड्स को समझो भैया। सेट कहता है अगर मैं इसका सेट बनाने बैठूंगा, एफ लिखूंगा, ओ लिखूंगा, एल लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा, और इसको भी जब सेट बनाऊंगा एफ लिखूंगा, ओ एल लिखूंगा, डब्ल्यू लिखूंगा, क्या ये सेम है? तो आपको इससे जज नहीं करना होता, उसको सेट में कन्वर्ट करके तब जज करना होगा। यानी कोई रिपीटिंग है तो हटा देंगे, एक ही बार लिखेंगे, आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? वो क्वेश्चन आपको देके कहेगा इक्वल है या नहीं है, तो आपको पहले उसे सेट में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद जज करना है। क्लियर है? तो सेट इक्वल का सीधा सा सेंस है नंबर्स तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, पर ईच एंड एवरी एलिमेंट डिक्टो सेम होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। और नंबर ऑफ सेट, अगर नंबर ऑफ ए अगर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर हो, क्या बोला? नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर हो तो इसको बाय नेम बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। वेट, ए और बी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, मे बी, यानी ए और बी बराबर हो या नहीं हो मैटर ये नहीं करता। इक्विवेलेंट कहता है मुझे सिर्फ नंबर से मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ए सेट है पी क्यू आर एस और एक बी सेट है ए बी सी डी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, क्या नंबर ऑफ ए आपको पता है? क्या नंबर ऑफ बी आपको पता है कितने, या क्या इक्वल हैं? अगर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट है। इन्हें इक्विवेलेंट बोलेंगे। नहीं आ रहा समझ? वर्ड क्लियर है? इक्वल मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट डिक्टो सेम, इक्विवेलेंट मतलब नंबर्स इक्वल, चाहे अंदर के एलिमेंट सेम हो या ना हो मैटर नहीं करता। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का ना? आगे बढ़ जाऊं? अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है सबसेट्स पर, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ आ रहा रहेगा। इससे 3 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है एनसीईआरटी की। ठीक है? सबसेट्स, सिंपल सी बात है। सबसेट का मतलब क्या है? ये पहले तो एक सिंबल समझते हैं। ये सिंबल है ऐसे, जैसे बचपन में आपने ऐसे एक सिंबल देखा होगा, इसका क्या मतलब होता था बताओ? हाँ, पी छोटा है क्यू से, या फिर ऐसे ही यहाँ पे समझो, जिस तरफ मुड़ा हुआ है वो छोटा है और एज कम्पेयर टू जो जिस तरफ खुला हुआ बड़ा है। पर बाप बेटे का रिलेशन है, यानी पापा बेटा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पे मैंने एक लाइन बोली, क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब दूसरी लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज बताऊं, सबसे मेन टॉपिक चल रहा है सब। तब एक बेटा अपने पापा को पापा तभी बोलेगा जब बेटे के सारे गुण पापा में पाए जाएंगे। वेट, ए और बी 1 2 4 1 2 3 5 6 7, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है? क्या ए के सारे गुण पापा में पाए जा रहे हैं? तो ये इसका बेटा नहीं है। क्लियर है? पर जहां मैं इतना ऐसे कर देता हूं डन, तो क्या ए बी को पापा बोलेगा? क्यों बोलेगा? समझ गए? यदि जब एक सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हो, वर्ड समझना, पहले ही बच्चा पैदा हुआ हो, यानी वो भी एक सेट होना जरूरी है। ऐसे नहीं कहते कि क्या 2 इज अ सबसेट ऑफ ए है, नहीं, क्योंकि ये खुद बच्चा नहीं है अभी, यानी ये पैदा ही नहीं हुआ। यानी जब ये सेट होता तो इस सेट के अंदर के एलिमेंट इस सेट के अंदर हो, इसे सबसेट बोलते हैं। वर्ड क्लियर है?
नहीं समझ आ रहा, मतलब इधर भी सेट होना चाहिए। अब सुनो समझना, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक सेट है। बिलोंग करने में क्या होता है, ये एज इट इज इसके अंदर दिख रहा होता है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। समझ पा रहे हो? जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर हो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। पर वेट, सबसेट क्या कहता है? यहां तो समझ गए ना ये क्या करा है मैंने। और ये क्या कहता है, ये कहता है जब इस सेट के अंदर के जितने एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर हो, इसे बोलते हैं सबसेट। समझ गए? सबसेट, सबसेट, सबसेट। यानी कहने का मतलब चाहे इससे ज्यादा हो चलेगा, पर ये जरूर होना चाहिए। पर वेट, अगर ये सेट के अंदर ही नहीं है, यानी समझ पा रहे हो, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि वो सेट ही नहीं है। एक सेट के अंदर के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होते हैं, उसे बोलते हैं सबसेट। और जैसा वो दिख रहा है वैसा अगर किसी सेट के अंदर है उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और ये वर्ड अपने आप में एक टिपिकल टास्क है। पर वेट, क्या इस बात से एक चीज क्लियर नहीं हो रही, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ ए है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि एक सेट खुद का सबसेट होता है। ईच एंड एवरी सेट, ईच एंड एवरी सेट सबसेट इटसेल्फ। क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि बेटा ही होगा, भाई भी हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट यानी एक सेट के सारे गुण अपने आप में नहीं पाए जाएंगे क्या उसके, मतलब किसी के गुण खुद के साथ मैच ही नहीं करेंगे क्या? तो बेटा बोले या भाई बोले क्या फर्क पड़ना है? भाई मतलब गुड क्वेश्चन, इक्वल हो गया ना, तो इक्वल सेट वाला लाइन आ गई और सबसेट। अच्छा वेट, इसमें और इसमें समझते हैं। इसको बाय नेम, इसको इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर, और इसको बोलते हैं सुपर। पर इसको प्रॉपर सुपर नहीं बोल सकते अब। ये प्रॉपर सुपर तभी नाम यूज होंगे जब ए छोटा होगा, बेटा भी हो भाई ना हो, बेटा ही हो फिर, यानी कम ही होना चाहिए, बराबर नहीं। और ये वर्ड अभी आराम से डिफाइन होगा, अगर मैं आज ज्यादा बढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज रहोगे। पर फिर से बताना बनता है मेरा, तो मैं नेक्स्ट क्लास दोबारा बताऊंगा ये बातें। समझ रहे हो ना बच्चों? समझ सारा आ रहा होगा, पर मैं ये बातें दोबारा बताऊंगा आराम से एक्सप्लेन करके, क्योंकि आज बहुत सारी थ्योरी हो गई। क्लियर है? पर वो इतनी थ्योरी नहीं है कि वो समझ नहीं आ रही, पर जो असली समझने वाली चीज है उस पर आते आते हम थक चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होना। रेडी? दोबारा से आराम समझ में जाता हूं बहुत देसी लैंग्वेज में। सबसेट का मतलब बहुत क्लियर है। इस सेट के, मेरे वर्ड्स को, इशारों को अलग तरीके से ना देखें, ठीक है? तो ये दो सेट हैं, और जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? इसके अंदर के एलिमेंट, इसके अंदर सेट में, इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे इसमें होने चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट इस सेट के इसके अंदर होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। पर वेट, ये जैसा है, जैसा है, अगर वेजिटेस किसके अंदर है उसे बिलोंग्स टू बोलेंगे। क्लियर है? और ये जिसको समझ नहीं आया 2 मिनट के अंदर अंदर आराम से कहानी को समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा, पहले 1 2 3 4 5 समझ नहीं आया फिर एक और लूंगा, ठीक है? आर यू रेडी? क्या 2 बिलोंग कर रहा है ए को? जैसा ये दिख रहा है क्या वैसा इस सेट के अंदर है? तो बोलते हैं बिलोंग्स टू। वेट, क्या जैसा ये दिख रहा है क्या वैसा, एक मिनट समझना, समझना पहले समझना, हाँ बोल दो अभी से। जैसा ये दिख रहा है क्या वैसा इसके अंदर है? इसे नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि सिंबल जो बीच में लगा हुआ है उसका मतलब समझो पहले। नहीं आया समझ? दोनों में डिफरेंस है। तब बिलोंग्स टू कहता है जैसा मैं हूं वैसा इसके अंदर, जैसा ये है क्या वैसे इसके अंदर है। चलो एक काम करते हैं, इसी के अंदर एक और एक्स्ट्रा पार्ट बनाते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी तो क्लियर रहेगी। ये क्लियर है यहां तक? अब दोबारा से, क्या 2 इज अ सबसेट ऑफ ए है? वेट, पहले इसे समझते हैं ऐसे, क्या 2 इज अ सबसेट ऑफ ए है? नो, क्यों? ये पैदा ही नहीं हुआ है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी सेट के अंदर के एलिमेंट, ये तो खुद ही ना है सेट, तो ये सबसेट कभी हो ही नहीं सकता। पर वेट, इधर जो ब्रेसेस लगाया है क्या वो सबसेट है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज इसके अंदर है। नहीं आया समझ?
आना है समझ? अभी ये दोबारा समझते हैं। क्या 4 बिलोंग कर रहा है ए को? जैसा ये दिख रहा है क्या वैसा इसके अंदर है? वेट, क्या ये जैसा है वैसा दिख रहा है? जैसा है वैसा अंदर दिख रहा है। समझ गए ना, बिलोंग्स टू से बोलते हैं। दोबारा से, क्या ये सबसेट है ए का? बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। क्या ये सबसेट है ए का? नो। गुड क्वेश्चन। ब्रेसिस के अंदर जैसा दिख रहा है, पहले शब्दों को समझते हैं, वैसा इसके अंदर दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा ना? और फिर से देखिए, क्या ये है? क्योंकि इस सेट के अंदर जैसा दिख रहा है, इस सेट के अंदर भी वैसा दिख रहा है। नहीं आया समझ? आज खुद ही कंफ्यूज भी कराए पर दूर भी कराए, एक छोटे एग्जांपल को लेके। कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं, आराम से समझना। आर यू रेडी? मैंने अब देखो, अब समझ आएगा। ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलोंग्स टू की जब बात आती है तो वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। समझ पा रहे हो? जैसा वो है, मैं ये बोल रहा हूं बार बार, नहीं आ रहा समझ? ये समझ पा रहे हो? या ब्रेसिस ही बनाऊं? ठीक है, डन। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। पर सबसेट क्या कहता है? सबसेट क्या कहता है? यहां भी सेट हो, यहां भी सेट हो। क्लियर? फिर उसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर हो। क्लियर है? यानी समझ पा रहे हो? ये देखो, जो इसके अंदर था, जो इसके अंदर था वो इसके अंदर है। समझ आया? जो इसके अंदर था वो इसके अंदर है। यहाँ समझ, जो इसके अंदर था वो उसके अंदर है। पर उसके लिए बॉक्स के अंदर होना चाहिए, यानी ब्रेसिस के अंदर होना चाहिए। जहां मैं बॉक्स बना रहा हूँ ब्रेसिस कर लो। नहीं आ रहा समझ? नहीं आया क्या है? तो बस यही वर्ड बोलना चाह रहा हूं कि सबसेट वर्ड का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, इट्स कॉल्ड सबसेट। पर सबसेट में प्रॉपर और सुपर तब बोला जाएगा वो तब, अगर वो बराबर है, इक्वल है, तो एक चीज है। और वेट, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है फ्री फंड में। एम्प्टी हर एक को पापा बोलता फिरेगा, सिंपल लाइन में, खुद को भी। क्लियर है? एम्प्टी हर एक का, क्योंकि वो कह रहा है मेरे अंदर खुद गुण नहीं तो किसी और से क्या मैच करूंगा। समझ गए? क्योंकि देखो एक से समझते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं तो तुम कहोगे इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो कह रहे तो दिखा के दिखाना, ना करने का तो रीजन है नहीं, तो हाँ भी नहीं कैसे करूं, तो हम हाँ में बोलते हैं उसे। क्लियर है? यानी एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बोला मैंने? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं आया समझ? एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए होंगे। पर नेक्स्ट क्लास में यही प्रॉपर और पावर वर्ड को थोड़ा सा और क्लियर करूंगा 5 मिनट के अंदर। देन उसके बाद मेन ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कहानी है जो हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर होगी। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, यानी जो आज कराया वो इंटरवल्स भी उसी के अंदर सीखेंगे वो, और साथ में ऑपरेशनल सेट्स, यानी एक ही क्लास के अंदर सेट्स के हम बहुत बड़ी कहानी को समझ चुके होंगे। पर वेट, प्लीज सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने करोड़ों व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उन सबसे भी, प्लीज नोट्स बनाते चलना। नोट्स बहुत 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 अहमियत रखते हैं, और ये आप नोट्स आज के लिए नहीं बना रहे, मैंने पहले दिन ही बता दिया था अपने इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो आप नोट्स बना रहे हो वो आपके 12th में एज इट इज काम आएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।